ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। लोकसभा में जीएसटी बिल पर चर्चा के दौरान बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा जीएसटी का मतलब है कंज्यूमर इज ए किंग। छोटे उत्पादकों की सुरक्षा की गारंटी है ये बिल। काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में भी सहायक होगा जीएसटी। प्राइम न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, कहा मायावती ने बीएसपी को बनाया टिकटों की नीलामी का बाजार। यूपी में तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है बीएसपी। 2017 में बीजेपी बनाएगी बहुमत की सरकार। बीएसपी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बीएसपी में मौर्य का हुआ दुरुपयोग। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने अखिलेश सरकार से पूछा क्यों न हो गैंगरेप की सीबीआई जांच पर 48 घंटों में मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने मामले में खुद लिया था संज्ञान। और बरेली में पुलिस और कांवड़ियों के बीच हिंसक झड़प। कांवड़ियों ने फूंकी पुलिस की बाइक। पुलिस जीप में भी तोड़फोड़। पुलिस पर एक कांवड़िए को थप्पड़ मारने का आरोप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। आखिर दलितों के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री को बोलना ही पड़ा। और जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, समझता है और उस पर मंथन करता है। अब सवाल है कि दलितों के मुद्दे पर देर से ही सही अपनी चुप्पी तोड़ने पर आखिर बाध्य क्यों हुए प्रधानमंत्री मोदी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने दलितों पर हिंसा करने वालों पर प्रहार करते हुए हैदराबाद के कार्यक्रम में कहा कि अगर आप गोली मारना चाहते हैं तो मुझे मार दीजिए, लेकिन मेरे दलित भाइयों पर हमला बंद कीजिए। दलितों पर हमले और गोरक्षकों के मुद्दे पर विपक्ष के तीखे प्रहारों का सामना कर रहे मोदी ने समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करने को लेकर फर्जी गौरक्षकों पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें क्या हक मिला है कि हम दलितों को प्रताड़ित करें। उन्होंने क्या कम दुख झेले हैं जो अब उन्हें प्रताड़ित किया जाए। अगर किसी को हमला करना है तो मुझ पर करें, मुझ पर गोली चलाएं, लेकिन दलितों पर नहीं। आपको यह बता दें कि गोरक्षा के नाम पर बीते 2 साल से मुस्लिम और दलित निशाना बन रहे हैं। लेकिन बीते महीने गुजरात के ऊना में दलितों पर हुए हमले ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी, जिसके बाद मोदी सरकार निशाने पर आ गई। अब मोदी ने लंबी चुप्पी के बाद पहली बार शनिवार को टाउन हॉल कार्यक्रम में गोरक्षकों को जमकर लताड़ लगाई थी। उसके बाद रविवार को भी जमकर कोसा। मोदी ने रविवार को कहा था कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले ज्यादा अपराधी तत्व हैं। लेकिन पीएम मोदी के दलित प्रेम पर सवाल उठने लगे हैं। पीएम के दलित पर दिए बयान को विरोधी फायदा और नुकसान से जोड़कर देख रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि 2 साल से गोरक्षक मुस्लिमों और दलितों को निशाना बना रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। अब वे कुंभकर्ण की नींद से इसलिए जागे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को दिख रहा है कि अब उसका नुकसान हो रहा है, तो पीएम नरेंद्र मोदी इस तरह का बयान देकर अपना बचाव करने में लगे हैं। सभी को पता है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए मोदी ने इस तरह का बयान दिया है। अब सवाल है कि इस चुनावी साल में क्या पीएम मोदी दलित वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि दलितों के मुद्दे पर पीएम मोदी ने देर से चुप्पी क्यों तोड़ी। उधर कांग्रेस पार्टी ने भी पीएम के दलित प्रेम पर हैरानी जताई है। कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी को लगा होगा कि इन घटनाओं से उनकी सरकार की छवि खराब हो रही है, इसलिए उन्होंने अपना मुंह खोला होगा। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा बड़ी देर के बाद बात करते हैं, नियत देखनी पड़ेगी। अब सवाल है कि क्या दलितों के मुद्दे पर पीएम की नियत सही है। आज का प्राइम एजेंडा इसी मुद्दे पर है।
आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी से अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आज स्टूडियो में बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ पत्रकार राजेश रपड़िया जी मौजूद हैं। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम एजेंडा की इस डिबेट में। हमारे साथ सुभाष भाटी हैं, नेता समाजवादी पार्टी। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता उमेश बाल्मीकि आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हरिशचंद्र श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। हरिशचंद्र श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहली टिप्पणी राजेश रपड़िया जी हम आपसे लेना चाहेंगे। क्या मायने निकाले हम प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के? हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री संभाषण शैली के लिए जाने जाते हैं। वो सार्वजनिक मंच से लेकर और पार्लियामेंट तक अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन दलितों के सवाल पर रोहित वेमुला से भी अगर हम शुरू करें तो अब तक प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मुझे गोली मार दें, लेकिन देर से कहा। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव का दबाव काम करने लगा है सर? देखिए, मोदी जी के अंदर कोरोना फूटी है, बहुत अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी आए ठीक है, लेकिन मुद्दा यह है कि दलितों के प्रति उनकी चिंता कितनी गहरी है। अब आप ये देखिए, उनकी चिंता जब फूटी जब गुजरात में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा था। ठीक, सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद मोदी जी के दिल में दर्द फूट पड़ा। वो दर्द कितना सच्चा है या नहीं है, या वो उनको लगा कि ये जो मुद्दा है वो वोट की गाय बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इस पर उन्होंने गणना की। अब मुद्दा ये है कि यदि उन्हें इतनी चिंता है दलितों की कि वो यहाँ तक कर रहे हैं कि मुझे गोली मार दो, तो ये पूछा जाए उनसे कि पूरे गुजरात में दलित कितने हैं और उनके मंत्रिमंडल जो विस्तार अभी बना है, दोबारा नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनके यहाँ दलित का रिप्रेजेंटेशन कितना है जी। जो मेरी अखबारों में मैंने पढ़ा कि ले देकर एक दलित चेहरा उनके मंत्रिमंडल में है। पटेल माँ 15% हैं, दलित माँ 7% हैं, पटेल 8 मंत्री, ओबीसी 8 मंत्री, दलित 1 मंत्री। तो ये देखने वाली बात है, जो चिंता उन्होंने व्यक्त की है, जो उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, अच्छी हैं। और सबके दूसरा बड़ा सवाल ये है कि दलितों के लिए ही क्यों बाकी लोग मारे जाएं, तो कोई दर्द की बात नहीं है, ये सवाल भी बड़ा उठता है। तो मोदी जी ने देरी क्यों की, इस समय ही क्यों बोले? जाहिर सी बात है कि उनको लगा होगा कि जो मुद्दा हम लोगों ने बनाया है, जो वो पिंक रिवॉल्यूशन के नाम से, आपको याद हो सब लोगों को, बिहार इलेक्शन में ऐसे ऐसे ऐड बीजेपी के छपे जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन उठाया, बंद करने पड़े, वो सब गौरक्षा को लेकर थे। तो वहां पे उन्होंने देखा, उसके बाद उनको लगा है कि ये बूमरैंग हो जाएगा, उल्टी गली की हड्डी बन जाएगा, तो शायद वो बोले। यानी बिहार चुनाव का तजुर्बा भी प्रधानमंत्री के इस दबाव में शामिल था। राजेश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल उनके सामने है। और उससे पहले आप सबको याद हो, पिंक रेवोल्यूशन का शब्द इस्तेमाल किया। गुजरात में भी लगातार इन गौ रक्षकों को बढ़ावा दिया उनके वक्तव्यों से, उन्होंने जो सब किया। और बिहार में तो विज्ञापन छपते थे जिसको कि इलेक्शन कमीशन ने ऐड बाद में बंद कराया। वहां पे क्या हुआ? लालू जी ने सही कहा, भाई गाय दूध देती है, वोट नहीं देती है। ये रणनीति शायद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अब पता चल गया है कि गाय दूध देती है, वोट नहीं देती, इसलिए स्थिति। हम सर परिचय करा दें। हमारे साथ अशोक सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। हरिशचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरिशचंद्र श्रीवास्तव जी से आपकी बात पर टिप्पणी लेना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या गुजरात में सत्ता परिवर्तन से सबक लिया, जो देर से ही सही अब उन्हें दलितों की चिंता हुई है? क्या उत्तर प्रदेश चुनाव का दबाव काम कर रहा है और बिहार का तजुर्बा साथ में है, जो हमारे संभाषण शैली में कुशल प्रधानमंत्री को विवश कर रहा है इस मुद्दे पर बोलने के लिए? लेकिन इससे पहले 2 टिप्पणियां, खासतौर से उमेश बाल्मीकि से हम एक टिप्पणी लेना चाहेंगे। उमेश बाल्मीकि साहब, आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देर से ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की और उस चिंता में एक भावुकता भी थी। वो ये कह रहे थे कि आप मुझे गोली मार दें, क्या कुछ कम झेला है अभी तक दलितों ने, देश के दलितों ने, जो अभी भी उनको दुख दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री की इस चिंता से आप लोग सहमत हैं? देखिए, ये तो एक जुमला है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव में जुमला दिया कि ठीक है हम काला धन ले आएंगे और सब लोगों को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, ये एक जुमला है, चुनावी स्टंट है। आप आज देखिए कि आज ही क्यों ये बात उनके दिमाग में आ रही है। उससे पहले मिर्चपुर कांड हुआ, अभी यहाँ पर एक कांड हुआ, उससे पहले
बहुत सारे कांड गोवाना में हुए, ऐसे कांडों को लेकर के एक फहरिस्त है पूरी। और आज से नहीं, पिछले 5000 सालों से हमारे जो दलित लोग हैं पिसते आ रहे हैं। तो आज इनके मन में एक विडंबना आ गई कि ठीक है भाई, आज हम तो अपने दलित लोगों के साथ जाएंगे। देखिए, वोट की राजनीति हमारे राजनीतिक पार्टी को बंद करनी पड़ेगी। एक कॉमन एजेंडा बनाया जाए जिसके थ्रू काम किया जाए। इस तरह से कि एक पर्टिकुलर समाज को आप आज ये कहते कि भाई मुझे उनके बदले मुझे मार दो, ये कोई बात कोई समझ में नहीं आती है। आज भी हमारे लोगों को बहुत से जो स्टेट ऐसे हैं जहां पर दूल्हा जो है अपना उस पे घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है। आज भी मध्य प्रदेश की घटना तो मशहूर है इस बात के लिए। मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी ऐसा है। बहुत सारे ऐसे कांड है। देखिए, हमें जीने का एक अवसर दिया जाए, हमें तरक्की करने का एक अवसर दिया जाए। एक बार विवेकानंद जी ने कहा था कि हिंदू, आप 5000 साल से दलितों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, आपको उन्हें शिक्षित करना होगा। अगर आप उन्हें शिक्षित नहीं करेंगे और वो फिर जागरूक हो जाएंगे तो आपको फूंक मार के उड़ा देंगे। तो आज वही बात है कि अगर आप लोग हमारी मदद करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए, मदद की जानी चाहिए। ना कि ऐसा कोई एक जुमला पेश कर दोगे, ठीक है भाई आप हमारे साथ आ जाओ। हम मतलब ये कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य, उनका बयान, उनकी सिंपैथी, संवेदना, ये आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही, ये राजनीति से प्रेरित है, ये सब ढकोसला है। अगर वो चाहते तो अभी कुछ ऐसा कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है ऐसा कि ठीक है, दलितों के लिए एक बिजनेस का कोई एक पर्टिकुलर काम होता है कि ठीक है आपको बिजनेस में बढ़ावा दिया जाए या आपको नौकरियों में दिया जाए। ठीक है, नहीं, सरकार तो कहती है, नुमाइंदे कहते हैं कि हम तो बहुत सारी योजनाएं दलितों के लिए चला रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम कोई दिखावा नहीं करना चाहते। वो जनधन योजना का जिक्र करते हैं, वो मुद्रा बैंक से लोन का जिक्र करते हैं। आंकड़े उठा के देख लीजिए, नील बटा नील है, कुछ भी नहीं है, सन्नाटा है। ठीक है, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, एक तो जो राजेश टपड़िया साहब ने कहा कि दबाव अब साफ दिख रहा है, गुजरात की सत्ता में परिवर्तन का दबाव, खबरें यह भी आई कि क्या नोकझोंक अमित शाह साहब और आनंदीबेन जी के बीच में हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्या वाकई प्रधानमंत्री कैलकुलेटिव तरीके से दलितों की चिंता कर रहे हैं? क्या वाकई प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि अगर इस वक्त पर दलितों को लेकर हमने वक्तव्य नहीं दिया, पार्टी या वो खुद उसके साथ खड़े दिखाई नहीं दिए, तो बिहार का तजुर्बा दोहराया जा सकता है? क्या इसलिए प्रधानमंत्री को विवश होना पड़ा यह बयान देने के लिए? रघुनंदन जी, मुझे तो बहुत ही तकलीफ होती है जब इस हर काम को राजनीतिक चश्मे और नजरिए से देखा जाता है और हर बात को राजनीतिक चश्मे और नजरिए से देखा जाता है। मैं कापड़िया साहब की भी बात सुन रहा था जी और वाल्मीकि जी की भी बात सुन रहा था। ये बात निश्चित तौर पर सही है और उस दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन लोगों को ऊपर आने में थोड़ा समय लगेगा और इसको इस वर्ग के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। आजादी के बाद इतने साल हुए, जो लोग इस वर्ग के जो क्रीमी लेयर में चले गए, क्या अपने उन दलित कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अवसर छोड़ने को तैयार है? जो लोग आईएएस आईपीएस जो आरक्षण का लाभ उठा करके तमाम बहुत अच्छी स्थिति में चले गए, वो आज भी उन्हीं के घर के एमपी हो जाएंगे, उन्हीं घर के एमएलए हो जाएंगे, उन्हीं की बहू बेटी प्रधान से लेकर हरिश्चंद्र जी, सर बहुत ही विनम्रता के साथ सारे पदों पे वही सर बहुत ही विनम्रता के साथ दलितों का शोषण और दलितों का उत्थान, जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें क्रीमी लेयर के दलित जगह पाए या न पाए, ये अलग विषय है, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। आज का सर जो मुद्दा है वो इस बात पर फोकस है कि हमारे सर सुन लीजिए, हमारे वाकपटु प्रधानमंत्री को दलितों की चिंता इतनी देर से क्यों हुई? वाल्मीकि जी आएंगे, हम उनसे एक सवाल लेना चाहते हैं। इतनी देर से हमारे प्रधानमंत्री को चिंता क्यों हुई? रघुनंदन जी मैं उसी बात पे आ रहा हूं। जी बोलिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दलितों की चिंता देर से नहीं हुई। अगर दलितों की चिंता देर से होती तो स्टार्टअप न लाते। उन्होंने सारी देश की जितनी बैंक की ब्रांच हैं, सब शाखाओं को यह आदेश किया कि एक दलित को उद्योग लगाने के लिए आप पैसा दें, दलित रोजगार देने वाले बने। ये प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया।
और मुद्रा बैंक की योजना की बात हो चाहे जनधन की बात हो, सबके माध्यम से उनकी मंशा पूरी ईमानदारी से थी, पूरी सिंसियरिटी के साथ थी कि दलित वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग ऊपर आवे, उनको रोजगार मिल सके, वो रोजगार देने वाले बन सके। और ये जो हमारे मित्र वाल्मीकि जी और कापड़िया जी कह रहे हैं, क्या राजेश रपड़िया साहब जी, हाँ, कौन सी आखिर राजनीति है कि जब देश की सभी ब्रांचों को ये आदेश दिया सरकार ने? ये बात पूरा सही है कि जो घटना ऊना की हो या कहीं और की हो, वो निंदनीय नहीं, अति निंदनीय नहीं, जितनी भी निंदा की जाए। श्रीवास्तव जी देखिए दिक्कत क्या है, श्रीवास्तव जी देखिए दिक्कत क्या है बयान को राजनीतिक चश्मे से सरकारी सिस्टम में आप जिस मुद्रा बैंक का जिक्र कर रहे हैं या जनधन योजना का जिक्र कर रहे हैं, इनकी योजनाओं को बनने बनाने में समय लगा होगा। आप स्टार्टअप का जिक्र कर रहे हैं, सर हम आ रहे हैं, हम सर आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, श्रीवास्तव जी आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। एक तो आपकी बात पर हम वाल्मीकि जी का कमेंट लेना चाहते हैं, रपड़िया साहब कितना सहमत है आपकी बात से, हम उस पर आना चाहते हैं, भाटी साहब को जोड़ना चाहते हैं, अशोक सिंह जी की प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि स्टार्टअप, जनधन, मुद्रा कोष से लोन की व्यवस्था, इसमें तो समय लगा होगा। लेकिन देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि जो पार्टी या प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे थे, वो जब कर दिया तो उसका कितना तेज रिएक्शन हुआ, जो पहले कर देना चाहिए था। कि प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया दलितों के पक्ष में, दलितों की चिंता करते हुए, और कई जगह इस पर डिबेट्स हो रही है, आलोचना समालोचना हो रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री का ऐसे मुद्दे पर बोलना कितना जरूरी हो जाता है, जो वो देर से बोले। हम वाल्मीकि जी पहले रपड़िया साहब को लाएंगे एक छोटे से कमेंट के लिए कि कितना सहमत हैं वो इस बात से कि साहब सरकार बड़ी गंभीरता से लगी हुई है दलित उत्थान में, नतीजे थोड़े बाद में देखने को मिलेंगे। सर सहमत हैं इस बात से, जो कह रहे हैं वो तर्क गले उतर रहा है? देखिए, एक तो वो स्टार्टअप नहीं है, उस प्रोग्राम का नाम स्टैंड अप है, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो आर्थिक नीतियां बनाई हैं वो उन्होंने बनाई हैं, उसके कितने रिजल्ट आए हैं ये तो मोदी साहब जी को और उनके वित्त मंत्रालय को अच्छे से मालूम है। वो आज ऐसा देना जनधन योजना में कापड़िया साहब, जनधन धैर्य भी रखना पड़ेगा और लोगों को प्रयास भी करने पड़ेंगे। ठीक है सर, सुन लेते हैं, आपकी बात सही है। और आप अगर ये चाहते हैं बीज खेत में डाला जाता है, उसको भी उगने में 5-7 दिन लग जाता है। ठीक है सर, सुन लेते हैं, रपड़िया साहब की बात पूरी सुन लेते हैं सर। लोग लगाना चाहते हैं, ठीक, श्रीवास्तव जी पूरा जवाब ले लेते हैं, अब ले लेते हैं, पड़ना पड़ेगा। ठीक, अब आप मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर उसी बात का पर्टिकुलर जवाब दीजिएगा। एक जो आर्थिक योजनाएं बनी है, जनधन योजना में 15,000 रुपए देने की बात की गई थी। आप मुझे बताएं यूपी में या आप जहां के रिप्रेजेंट करते हैं, मैं कितने लोगों को मिला? ये बात भी आई थी जनधन योजना में, ओवरड्राफ्ट मिलेगा, कितनों को मिला, कहां से कल्याण होगा? दूसरी बात सुनिए आप, यदि आप मोदी जी को बने पीएम 2 साल हुए हैं, ये बात सही है, वक्त आप जो कह रहे हैं वो लगता होगा। गुजरात का इतिहास ही मैं बता रहा हूं आपको, गुजरात में वो 15 साल बन के आए हैं और वहां दलितों की स्थिति क्या है। पिछले 2 साल के अंदर जो अखबारी और मीडिया में रिपोर्ट है, वहां 163% हरिजनों पे, दलितों पे अत्याचार बढ़े हैं। ये गुजरात का हाल है, ये गुजरात का हाल है, पिछले 2 साल का हाल है। भाई वहां पे तो आपकी गवर्नमेंट थी, आप किसको पकड़ कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं? सबसे ज्यादा दलितों पर जो अत्याचारों की घटनाएं आ रही हैं वो बीजेपी रूल्ड स्टेट से आ रही हैं या जो बीजेपी के प्रभाव में है वहां से आ रही हैं। अंतर समझिए, वो किसको कहना चाहते हैं कार्रवाई करें, वो किसको फर्जी गौरक्षक बता रहे हैं। तो अभी 163% दलितों पे वहां पे अत्याचार बढ़े हैं और वहां कन्विक्शन रेट नहीं है, 5%। देखिए सर, रपड़िया साहब को पूरा कर, श्रीवास्तव जी निवेदन ये है कि प्लीज श्रीवास्तव जी प्लीज उन्हें पूरा, आप पूरी तरह से काउंटर करिएगा उनके जवाब को, लेकिन पहले एक बार सुन लीजिए उनकी बात सर, खत्म हो जाने दीजिए, फिर जवाब जरूर दीजिएगा, पूरा मौका है सर, पूरा करें। दूसरी बात, जो गुजरात की बात बता रहा हूं, वहां जो दलितों का कन्विक्शन रेट है वो हिंदुस्तान में जो वो राज्यों में से एक है या सबसे कम है। यूपी में भी कन्विक्शन रेट ज्यादा है, यहाँ पे भी अपराध होते हैं, लेकिन जितनी वृद्धि गुजरात में हुई है और वहाँ कन्विक्शन रेट जो है वो 5% है। ऊना की घटने में अभी तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि दलितों के लिए बहुत शिद्दत से काम करना पड़ेगा, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ के। मोदी जी का जो वक्तव्य आया है वो कह रहे हैं इस पर पॉलिटिक्स मत कीजिए, वो केवल पॉलिटिक्स के लिए आया है। आप बताइए, दलितों को मत मारिए, बाकी सबको मारने पे आप इजाजत देंगे?
श्रीवास्तव जी जवाब दें। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, करुणा जागी है, सबके लिए जागना चाहिए। मेरा सवाल ये भी है कि आपने दलितों के लिए कह दिए मुझे गोली मार दीजिए, बाकी लोगों को मारा जाए तो किसको भाई गोली मारे, इस बात का भी जवाब दें। अधिकार नहीं है। ठीक है श्रीवास्तव जी, ठीक है, हम जरा भाटी साहब को और अशोक जी को शामिल कर ले सर, उसके बाद लेंगे। जरा एक आपत्ति वाल्मीकि जी की भी है। अशोक सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी ने भी प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी दरअसल ये कह रही है कि ये घड़ियाली आंसू है, चुनाव की चिंता प्रधानमंत्री को सताने लगी है। क्या ये बात सही है? अब आप लोगों के लिए तो ऐसी स्थिति है कि पीएम न बोले तो मुश्किल और बोले तो मुश्किल। अशोक सिंह साहब। सवा 2 साल से राजीव हम तो देश के प्रधानमंत्री को सुनते आ रहे हैं। अभी रपड़िया साहब को मैं सुन रहा था, गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और गुजरात मॉडल को दिखाकर देश के आवाम के सामने हकीकत क्या है कि देश के प्रधानमंत्री को गुजरात के मॉडल पर ट्वीट नहीं किया। जिस तरीके से दलितों की सबसे ज्यादा अगर घटनाएं हो रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हो रही हैं। देश के वजीरे आला दिल्ली में जब होते हैं तो गाय को छोड़ देते हैं और तेलंगाना जाते हैं तो गाय को बांध देते हैं। सवाल विचारधारा का है। जिस तरह की विचारधारा देश के प्रधानमंत्री सौंपना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान के 2014 में यही उत्तर प्रदेश में मोदी जी को कहने पड़ा कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं। तो हालात यह है कि देश संविधान से चलेगा या आरएसएस के एजेंडे से। आरएसएस का एजेंडा जो लागू कराना चाहते हैं, जो गुरु गोवल्की की किताब में लिखा है, क्या दलितों के बारे में आरएसएस को बताना चाहिए, मोदी जी को बताना चाहिए? गुजरात में जो हालात हुए पूरे देश के आवाम ने देखा है। हालात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है 2017 को उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर। क्या ये कभी बाबू को लाए, कभी स्वामी को लाए, मगर हकीकत में है कि जो दलितों के प्रति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा है वो सर्वविदित है। और आज से नहीं है, देश की आजादी से पहले और आज तक जो हालात हैं, आज देख लीजिएगा प्रधानमंत्री को लगातार गैस एजेंसी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या इन्होंने एक गैस एजेंसी खोली है? कथनी और करनी में फर्क है, सिर्फ अच्छे वक्तव्य देना देश के प्रधानमंत्री का स्वाभाविक नेचर है। 2014 में भी देश के अच्छे वक्तव्य दे रहे थे और हमें देखने को मिल रहा था। देश के आवाम ने आपको सरकार सौंपी, मगर राजू सवाल इस बात का है कि आज दलितों के साथ अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, क्या देश संविधान से चलेगा, क्या आरएसएस के एजेंडे से चलेगा? सवाल यह ठहर जाता है। गुजरात के देश के प्रधानमंत्री वहां तो खुद ही मुख्यमंत्री हैं। जैसे जीएसटी के बिल पर गुजरात में 2012 में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र दास मोदी जी, तो उस समय के क्या वक्तव्य थे और आज के क्या वक्तव्य? तो यही कारण है कि जब सरकार में नहीं होते हैं, सरकार के बाहर होते हैं, तो उनके इरादे बदल जाते हैं। आज सरकार में जिस तरीके से पूरे देश में दलितों के उत्पीड़न उन राज्यों में हो रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि दलित प्रेम सिर्फ दिखावा है हमारी, और हमने जितना काम दलितों के लिए किया वो सर्वविदित है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दलित प्रेम दिखावा है। भाटी साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। क्या आप भी यही मानते हैं? कांग्रेस की राय में आप भी अपनी राय मिलाएंगे, इसी सुर में आप अपना सुर मिलाएंगे, या फिर उत्तर प्रदेश में आप सरकार चला रहे हैं, आप भी दलितों के लिए बड़े दावे करते हैं, बढ़ चढ़कर आप आंकड़े बताते और दिखाते हैं कि साहब हमारी सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया? क्या कहेंगे? देखिए, जनता बहुत अच्छी तरह से अब जागरूक हो चुकी है और ये चुनावी जुमलों में बिल्कुल आने वाली नहीं है। क्या मोदी जी की विदेश नीति हो, सीमा का सीज फायर हो, कोई नीति से लोग संतुष्ट नहीं है पूरे भारत में कहीं भी? क्या गुजरात में उनकी गवर्नमेंट नहीं थी? क्या गुजरात में कोई और सरकार चला रहे थे? तब इनको याद नहीं आई कि वहां दलित भाइयों पे अत्याचार हो रहे हैं? गो रोकने वाले गोवध वो कौन सी यूनिट है? बीजेपी वालों की यूनिट है वो। और कौन उन पर अत्याचार कर रहा है? दलित भाइयों पे बीजेपी के लोग कर रहे हैं। देखिए, हम अब लोग मोदी जी से एक जवाब चाहते हैं कि क्या तो आपकी विदेश नीतियां रह गई हैं? क्या पाकिस्तान में आप बार बार जाके, पाकिस्तान आपके एनर्जी पे कहीं सहयोग नहीं कर रहा? चीन लगातार समुद्र में घुसपैठ करते जा रहा है, वो आप पे नहीं रुका। पठानकोट हमले हों, वो क्या मोदी जी के समय नहीं हुए? क्या आप मोदी जी इतने कमजोर हो गए कि अपने गुजरात में उनसे लॉ व्यवस्था नहीं संभाली जा रही? वो कह रहे हैं कि मुझे गोली मार दी जाए। एक प्रधानमंत्री जी होकर और इस तरह से कहें कि भाई मुझे गोली मार दी जाए। देखो, मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि इन सब मुद्दों पे, वो स्वास्थ्य की नीति हो, शिक्षा की नीति हो, हैं, मोदी जी बिल्कुल विफल हैं। इन्होंने हर समय जुमले, मन की बात, ये सब बिल्कुल ढकोसला है। कहीं कोई अच्छी
विकास की बात है, नौजवानों को रोजगार की बात है, कोई शिक्षा की अच्छी नीति इनके पास नहीं है। तो ये तो बिल्कुल दिखावा है। और अब चुनाव है बिहार की तरह, यूपी में भी ये बिल्कुल चौथे नंबर पे आने वाले हैं, कहीं कोई कुछ नहीं है इनका। इस वजह से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। ठीक है, छोटा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा, छोटा सा जवाब दीजिएगा श्रीवास्तव जी, फिर हम ब्रेक पर जाएं और चर्चा को और आगे ले जाएं। भाटी साहब ने जो कहा, रपड़िया साहब ने गुजरात की स्थिति आंकड़ों के साथ आपके सामने रखी, और इसके अलावा अशोक सिंह साहब जो आपके बगल में बैठे हैं, उन्होंने जो कहा। देखिए रघुनंदन जी, एक मानस में गोस्वामी जी ने कहा कि जिसकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। ठीक। जो लोग हर काम को केवल राजनीतिक नजरिए से करते हैं और हर काम को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, उनको वही सब दिखाई पड़ता है। क्या प्रधानमंत्री भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं? लोगों को कहीं काम नहीं दिखाई पड़ रहा। श्रीवास्तव जी, क्या प्रधानमंत्री भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं? प्रधानमंत्री नहीं, मैं जो ये मित्र जो प्रधानमंत्री जी ने तो अपने हृदय की बात कही, बड़ी देर से कही सर। एक सामाजिक समस्या भी है, बड़ी देर से कही। हमारे मित्र जो सुभाष भाटी जी कह रहे हैं, मैनपुरी की घटना पे आपको क्या कहना है? समाजवादी पार्टी की सरकार है और मैनपुरी पूरी समाजवादियों को गढ़ है। 15 रुपए के लिए एक दलित परिवार की हत्या कर दी गई, कुल 15 रुपए के लिए। आप जिस तरह की बात कह रहे हैं, आपसे तो न कानून व्यवस्था असेंबली में विकास हुआ, पूरे 4.5 साल बीत गए और 2 साल में इतनी बिगड़ी अर्थव्यवस्था को, जो अंतरराष्ट्रीय पटल पे पूरी तरह से निराशा के दौर से पूरी अर्थव्यवस्था गुजर रही थी, आज चारों तरफ जय जय हो रही है, वो नहीं दिखाई पड़ रहा। सड़क, राष्ट्रीय राजमार्गों का जिस तरह से विकास हो रहा तेजी से, वो नहीं दिखाई पड़ रहा आपको। जिस तरह से रेलों का बुनियादी ढांचे को सुधार हो रहा है, रेल पे जिस तरह से काम हो रहा है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस तरह से मुद्रा बैंक की योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। जो योजनाएं हैं, या तो आप उसको देखना नहीं चाहते, या लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठी और थोती बात कहते हैं। ठीक है सर, ब्रेक कानून व्यवस्था के साथ साथ अशोक सिंह साहब आएंगे जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आपकी टिप्पणी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं श्रीवास्तव जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे, जब इतनी राजनीति है, तो हमारा सवाल रपड़िया जी से ये होगा कि फिर दलितों का असली हितैषी है कौन? क्या दलितों के साथ भी वही खतरा है? हमने पिछली डिबेट पे ये चर्चा की थी कि कोई भी तबका जब वोट बैंक बन जाए तो फिर इसी तरीके से इस्तेमाल होता है और चुनाव दर चुनाव इस्तेमाल होता है। ये जितनी भी सहानुभूति हम देखते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो, वो दरअसल इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा होती है। क्या प्रधानमंत्री की सहानुभूति भी कुछ उसी तरह की ही सहानुभूति है? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहा है। भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान, इसका उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक दिव्यांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। भैया वेट, भैया तूने मेरा वेट नहीं किया ना? वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना? अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें।
पाएं एक 8 GB पेन ड्राइव हर नए HD कनेक्शन के साथ। मिस्ड कॉल दीजिए 76780 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप। प्राइम एजेंडा में आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दलित हितैषी होने की बात थोड़ा देर से ध्यान क्यों आई? क्या चुनावों का कोई दबाव उनके इस बयान पर है? क्या ये जो सद्भावना है ये चुनावी है? कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश रपड़िया साहब, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हमारे आज की इस डिबेट में हैं। सुभाष भाटी, नेता समाजवादी पार्टी, उमेश वाल्मीकि जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हरीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई, अशोक सिंह, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं। हम रपड़िया साहब के पास जाएं, इससे पहले अशोक जी आप अपनी बात पूरी करें। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। राजीव, बड़ा सवाल उठता है। मैं अभी श्रीवास्तव जी को सुन रहा था। 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार गला फाड़कर पूरे देश के सामने कहा गया। महंगाई, हम आते ही मुझे चौकीदार बना दो। 2.25 साल का वक्त हो गया। कितने लोगों, ईमानदारी से आज अगर हम दावे के साथ पूछ लें कि कितने लोगों को रोजगार मिला है? सरकारी आंकड़े झूठ बता रहे हैं। सरकारी आंकड़े जो है वो सच्चाई बता रहे हैं सरकार के। आप देखिए जो योजना थी, जो गैस कनेक्शन वाली, कितनी उत्तर प्रदेश में गैस एजेंसी खुल गई है? एक दावा बता दें श्रीवास्तव जी, एक एजेंसी खुली हो उत्तर प्रदेश में? नहीं, एक एजेंसी खुली हो। सिर्फ वायदे करना, दावे करना और लास्ट में ये कह देना कि ये तो चुनावी जुमला था। गुजरात की मनोदशा मोदी से ज्यादा कोई नहीं जानता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात के लगातार मुख्यमंत्री रहे। जिस तरीके से सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर गुजरात में हुए, और यही हाल उत्तर प्रदेश का है। मैं श्रीवास्तव जी की एक बात पर सहमत हूं कि मैनपुरी जैसे जिले में 15 रुपए के पीछे दलित की हत्या कर दी जाती है, उनके सर मुड़वा दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी 27 साल से बेहाल है। हालात है कि लोगों को जब चुनाव आते हैं तो दलित क्यों याद आ जाते हैं, और इस वर्ग के लिए किया क्या गया है आज तक, ये बताएं ना दावे के साथ। उत्तर भाटी साहब अभी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में कितने दलित अधिकारियों को प्राइम पोस्टिंग दी गई है? एक नाम बता दें किसी दलित अधिकारी को प्राइम पोस्टिंग दी गई है? मायावती जी की जब शासन में सब एक जैसे हैं, कितने दलितों के घर गई है? तो दिखावा है इन दलों के। सब एक जैसे हैं, सबने दलितों का सियासी इस्तेमाल किया है। आपकी बात का भाव ये है, लेकिन इसमें सबसे आगे आप खड़े होते नजर आते हैं। सर, ये भी तो एक दिक्कत है अशोक जी। सबसे ज्यादा आपकी सरकारें रही है, फिर वही बात निकल कर सामने आ जाएगी। कितना काम किया हमने, सम्मान दिया तो वोट बैंक था। वाल्मीकि जी की एक बात सुन लेते हैं। बता दें इन लोगों ने, एक काम बता दें गुजरात के लोग, एक काम बता दो उत्तर प्रदेश के लोग। ठीक है वाल्मीकि जी। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पसंद करना चाहता हूं, 2% मैं करूंगा। आप मुझे ये बताइए कि आप दिल्ली NCR यानी दिल्ली से 100 किलोमीटर के क्षेत्र में कभी के बाहर कभी गए हैं आप? क्या आपने दलितों की दुर्दशा देखी है? ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि आपने बैंकों को ये तो पहले मेरी बात सुन लीजिए सर। आपकी बात को हम काटते नहीं है ना। आपकी बात को पहले मेरी बात सुनिए सर। आपकी बात को काटा नहीं किसी ने भी, 5 लोगों में से। आप पहले बात सुनिए फिर आप बोलिए। उसके बाद आप मुझे बताइए कि अडानी जी को ले जा करके SBI बैंक के मैनेजर के सामने बिठा दिया, चेयरमैन के सामने, कि आप इनको लोन दो। क्या आप कभी हमारे किसी एक आदमी के पास गए? जब आपको चुनाव में हमारे वोट लेने होते हैं तो आप 10 बार हमारे घर जाते हो। ठीक है, आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। और मुझे एक बात बताइए, और एक बात मुझे पूछनी है, क्या मोदी जी ने एक एजेंडा बनाया कि वो 200? मेरी बात सुन लीजिए सर, पहले बात सुन लीजिए, पहले आप बात सुनना, पहले सुन लीजिए फिर आप बोलिए। पहले सुनिए, पहले आप मोदी जी को पिछले, आप कह तो चुके ना। अभी एक बात और सुन लीजिए, आप मुझे सुन तो लीजिए सर, आप सुन तो लीजिए। मोदी जी को अब 5 साल में 200 देशों की यात्रा करनी है। ठीक है, उनका एजेंडा है ये। 200, अगर वो 200 देश जाएंगे तो तकरीबन 600 दिन बाहर रहेंगे, तो देश में करेंगे क्या? ठीक, अब जवाब लेते हैं श्रीवास्तव जी। जवाब पहली बात का तो राजीव जी, मैं इनको जवाब दे दूं कि मैं लखनऊ से 140 किलोमीटर दूर गांव में रहने वाला हूं, और
और ये आकर के वाल्मीकि जी देखेंगे हमारे यहाँ गांव के दलित कितने संपन्न हैं, सब खेतिहर हैं और सबके मकान पक्के बने हुए हैं। और दूसरी चीज, नहीं आप ही कोठियां बनी ये होती क्या हैं, किसी तो हमारे बैंक में मकान गए पक्के नहीं हो कि हमको सकते क्या उद्योग सर? लगाने के लिए पैसा चाहिए? नहीं आप ही कोठियां बनी हुई हैं, आपके फार्म हाउस है, तो हमारे बैंक में गए हूं, पक्के मकान भी नहीं होने चाहिए क्या? कि हमको उद्योग लगाना हो? आप मुझे बता अब वाल्मीकि जी सुन लेते हैं, जवाब ले लेते हैं उनका। हाँ रघुनंदन जी, हाँ हम सुन रहे हैं। अगर इनसे पूछिए कि किसी बैंक के पास गए क्या लोन लेने के लिए और इनको नहीं मिला? जवाब वोट लेने के लिए आते हैं। अडानी को तो आपने बुला के दिया, घर चले गए। अडानी को तो आपने बुला के दिया, कोई उद्योगपति अडानी को तो बुला के दिया। चाहते हैं कि उमेश वाल्मीकि भी अडानी बन जाए, अच्छा तो हमें अवसर तो नहीं सारे दीजिए बैंकों को आदेश दिया। अवसर तो दीजिए, इसीलिए कि उमेश वाल्मीकि जैसे व्यक्ति भी अडानी बन जाए, इसीलिए उन्होंने सारे बैंकों को आदेश दिया। अच्छा। आप बैंकों के पास जाइए तो अपने समाज के लोगों को कहिए उनके पास जाएं तो, और उद्योग लगाने के लिए उनसे ऋण लें और उद्योग लगाएं। ठीक है, वाल्मीकि जी केवल राजनीति के लिए बातें कहने का मतलब नहीं, आप आगे बढ़िए, सरकार पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ खड़ी है। अगर आप उसका सहयोग लेना चाहते हैं, आप केवल आलोचना करना चाहते हैं, जितनी मेहनत दलितों ने की है, आलोचना के लिए तो कोई किसी को आलोचना दे दे। मोदी जी, और सुनिए, और तीसरी बात का जवाब ले लीजिए। मोदी जी का काम है देश के अंदर भी काम करना, विदेश में भी काम करना, वो उनकी ड्यूटी है देश के लिए, उसको वो कर रहे हैं। वाल्मीकि जी रपड़िया साहब को लाने दीजिए, मैं चर्चा में फिर हम जरा भाटी साहब के पास भी जाएं। राजेश रपड़िया साहब, क्या ये पूरी ठीक है? श्रीवास्तव जी सर ठीक है, हो गया, हम आते हैं, काम है। हाँ हम आते हैं, थोड़ा और हम विस्तार में ले चले इस डिबेट को। भगवान राम एक राजनीतिक दल से सिर्फ दूसरे राजनीतिक दल के उलझने तक ये न रह जाए, कोई भी किसी की आलोचना कर सकता है। ठीक है सर, हम जरा आते हैं श्रीवास्तव जी। रपड़िया साहब, क्या वाकई यही दिक्कत है इस्तेमाल होने की, वोट बैंक हो जाने की? और हमने अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारों में अलग अलग तबकों को, धर्मों को इस्तेमाल होते हुए देखा है। क्या दलित उसी खतरे को उठा रहे हैं? क्या हमारे पास इसकी टोपी उसके सर जो राजनीतिक दल करते हैं, हमने ये कर दिया, तुमने क्या किया, हम उसके रहनुमा थे, तुमने तो ये नहीं किया? दलित भी आज इसी चीज का शिकार हो रहे हैं। क्या ये स्थिति है सर? देखिए, जो हमारी देश की व्यवस्था थी, जब देश आज़ाद हुआ उस समय क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति थी, उसको ध्यान में रख के हम आज देखें तो देखिए, हर कौम जिसने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया है, संगठित तो किया, भला उसी का हुआ है। ठीक, आप देखिए, मंडल कमंडल की राजनीति से पहले देश की स्थिति क्या थी, आज क्या है। तो पिछड़ों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया, सत्ता हासिल की। बिना इस देश में राजनीतिक शक्ति हासिल किए हुए किसी भी समुदाय का बहुत तेजी से विकास असंभव है। अब दिक्कत यह है कि दलित समुदाय अपनी राजनीतिक शक्ति का कैसे इस्तेमाल करता है। हर नेता आते में ये नहीं कहता कि किसी सरकार ने काम नहीं किया, या उसमें कोई कार्यक्रम नहीं चले, या उनमें उपलब्धियां नहीं हुई, नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं होती। आज बहुत कुछ फर्क है, लेकिन जहाँ उन्हें होना चाहिए था, जो मानसिकता बदलने चाहिए थी समाज की, वो नहीं बदली है। दलितों के उत्पीड़न आज भी जारी हैं, और जहाँ तक उनको आर्थिक रूप से संपन्न करने की बात है, बड़े बड़े कारोबारियों, आज आप बैंकों का एनपीए सुनते हैं, यदि दलित समुदाय को आप पैसा दे भी देते हैं, वो अपना उद्योग लगा भी लेते हैं, तो क्या गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करेगी कि उनको मार्केट मिलेगा? कोई उनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीना चाहता आज भी देश में, उनके हाथ की बनी हुई चीजें ले लेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की, चाहे वो मोदी जी की गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य स्तर की गवर्नमेंट हो, यदि वो दलितों के लिए आर्थिक उत्थान चाहती है, कम से कम रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, तो उन्हें पहले उनको मार्केट का आश्वासन देना पड़ेगा। आप जो बनाएंगे हम लेंगे। आज जितने भी बुनकर हैं, वो या तो अति पिछड़े हैं या दलित हैं, क्या वो मेहनत नहीं करते? क्या वो हस्तशिल्प नहीं बनाते? किस गवर्नमेंट ने आज तक उनको एक मार्केट मुहैया कराया है जिससे उनका उत्थान हो? आप बनारस ही चले जाइए, वहां पे कितने बुनकर हैं, लेकिन उनके पास मार्केट नहीं है। यदि सारी सरकारें मिलकर कोई ऐसा मॉडल निकालती हैं कि जिसमें जो देश का नीचे का तबका है, जिनकी आय कम है, दलित हैं, कुचले हैं, अति पिछड़े हैं, और
उसमें सभी धर्म के लोग आते हैं। ये नहीं है कि हिंदू धर्म के ही लोग हैं या मुसलमान ही हैं या ईसाई हैं। उन सबके लिए एक आर्थिक मॉडल आना चाहिए, उनको मार्केट इंश्योर करना चाहिए और उनकी समाजों की जिम्मेदारी है कि वो अपने को राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित नहीं कर पाती हैं तो उनको वो आज़ादी शक्ति नहीं मिलेगी जो उन्हें मिलना चाहिए। जी, अब जरा हम भाटी जी आपके पास आते हैं। अभी आप सवाल कर रहे थे हरिशंकर श्रीवास्तव जी से और उन्होंने काउंटर मैनपुरी की घटना का किया। मैनपुरी की घटना पर आपको, आपकी पार्टी को कुछ सोचने की, समझने की स्थिति है कि मैनपुरी में एक पति पत्नी जो दलित तबके से थे, जो 3 दिन से भूखे थे, जिनके पास सिर्फ 5 रुपए थे, 15 रुपए उधार था, उन्होंने जिस दुकान पर उधार था उससे दूसरी दुकान से एक बिस्किट का पैकेट खरीद लिया और जो घटना की रिपोर्टिंग हुई उसके मुताबिक कि वो जो दलित व्यक्ति था, जो मजदूर था, वो उस बिस्किट को खा भी नहीं पाया और उसकी हत्या कर दी गई। ये आपके गढ़ में हो रहा है। इस स्थिति परिस्थिति के लिए आप जिम्मेदारी लेते हैं? देखिए, जो दोषी थे उसमें सबको सजा हुई है और मैं कहना चाहता हूं कि नहीं, तो सजा होती है, होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जो समाजवाद का नारा आप देते हैं, समाजवाद के गढ़ में दलित अगर इस स्थिति को प्राप्त हैं, ये घटना क्या आपको, आपकी पार्टी को, पार्टी के नेताओं को झकझोरती है या नहीं झकझोरती है, या सिर्फ संवेदना ऊना तक सीमित है और वहीं खत्म हो जाती है, मैनपुरी तक नहीं आती? गलत काम के लिए हम हमेशा गलत लोगों के साथ बिल्कुल नहीं है, ना हमारी पार्टी है। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बताता हूं कि प्रदेश में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री हुआ है कि जिसके ऊपर आज तक भ्रष्टाचार का कोई एलिगेशन नहीं लगा। विकास के नाम की बात हो, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो की बात हो। मैनपुरी बताइए कि गरीब आखिर इतना, उसका कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं था। अशोक जी आएंगे, जवाब दीजिए सर, आएंगे, श्रीवास्तव जी आएंगे। आप माननीय प्रधानमंत्री जी की तरह सिर्फ मन की बात करते हैं और कागजी कार्रवाई की बात करते हैं। आप दूसरे की बात को सुनना ही पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। भाटी साहब जवाब दीजिए, जिम्मेदारी से जवाब दीजिए। नहीं कर पाते हो, ठीक है। देखिए, कानून श्रीवास्तव जी सर सुन लेते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विकास के नाम पर अगर कोई विकास पुरुष है तो माननीय अखिलेश यादव है। उस विकास देश में भाटी जी, आपकी इस विकास यात्रा में इन अद्भुत दावों में, हितों की बात, इन अद्भुत दावों में भाटी जी दलित शामिल हैं इस विकास यात्रा में या नहीं है, या पूरी विकास यात्रा कहीं मैनपुरी में दलितों के साथ जो हुआ वैसी तो नहीं है कहीं? हम अपने दलित भाइयों के साथ हैं। उन्हें जहां हमारी गवर्नमेंट की जिस तरह से भी जरूरत है, हम हमेशा उनके साथ हैं। इस तरह की कभी कोई घटना अगर हुई है तो निंदनीय है। हम हमेशा, हमारी सिंपैथी, हमारी गवर्नमेंट की सिंपैथी उनके साथ है। वो भाई हैं, हम हमेशा उनके सहयोग के लिए, उनके विकास के लिए जहां जैसी जरूरत है हमेशा रहते हैं। और माननीय नेताजी अगर पूरे देश में अगर किसी ने शहीदों के सम्मान के लिए बात की है, रक्षा मंत्री होते हुए पहली बार माननीय मुलायम सिंह जी ने, पीछे चले गए सर आप, काफी पीछे चले गए। मुलायम सिंह जी काफी पहले रक्षा मंत्री थे। मौजूदा आईना आपको दिखाएं, शहीदों के लिए मौजूदा आईना आपको दिखाएं। आज का अखबार देखिएगा, भी शहीद होगा तो आज का अखबार देखिएगा, लखीमपुर खीरी की घटना है। एक दलित परिवार में भूख से एक मुखिया की मौत हो गई। जवानों की सम्मान की दलित परिवार में भूख से एक मुखिया की मौत हो गई है। क्या ये सही है? आपकी इस विकास यात्रा में वो दलित कहाँ है? फिर हमारा सवाल ये है, रोटी खाने के लिए लोग जो है बुंदेलखंड का हाल हमारे सामने है। बुंदेलखंड में जहाँ पर आप लोग देखते हो कि जब चुनाव होता है तो आपको किसान याद आ जाते हैं, दलित याद आ जाते हैं आपको। अरे भाई, कभी उनका हाल भी पूछा जा करके बुंदेलखंड? जवाब लेते भाटी जी, जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में आप सरकार चला रहे हैं, केंद्र की सरकार पर आप दलितों को लेकर निशाना साधते हैं। सवाल ये कि आप अपनी क्या जिम्मेदारी उठा रहे हैं? बुंदेलखंड के लिए भी बहुत अच्छा राहत पैकेज और विकास के जो भी काम वहाँ हो रहे हैं, संकट खत्म हो गए, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। संकट खत्म हो गया, वहाँ सब खुशहाली आ गई पूरे बुंदेलखंड में राहत पैकेज देके। पानी से सब्जी बना रहे हैं लोग, पानी से, तेल की। भाटी जी जवाब दीजिए सर। देखिए, इस तरह के आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। कहीं भी हमारे दलित भाइयों का, हमारी पूरी गवर्नमेंट उनके साथ है, हमारे भाई हैं। हम किसी भी तरह से उनको कहीं शोषित नहीं होना देना चाहते। हमारी गवर्नमेंट आप ही के पास आ रहे हैं सर, आपके माध्यम पूरा कर लेने दीजिए, बस आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, पूरा करने दीजिए भाटी जी को। हमारी पूरी गवर्नमेंट अपने दलित भाइयों के साथ है। उनके कहीं हम नहीं चाहते कहीं शोषित हो, हमेशा कंधे से मिलाकर जो विकास की बात है, जमीनें दी प्रधानमंत्री की संवेदना की हकीकत भी दिखती है और आपका साथ भी दिखता है। अशोक जी आप सवाल करिए।
राजू जी, भाटी जी से एक बड़ा जिम्मेदारी से एक सवाल पूछ रहा हूं, शायद भाटी जी को सरकार के बारे में सामान्य ज्ञान है या नहीं है। भाटी जी, पहला सवाल है कि कितने दलितों को प्राइम पोस्टिंग समाजवादी अखिलेश सरकार ने दी है? कितने थानेदार दलित है उत्तर प्रदेश में? कितने तहसीलदार दलित है उत्तर प्रदेश में? लगातार इटावा और मैनपुरी और एटा, सुन लीजिए पहले पूरा वक्तव्य सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। एक एक आंकड़े पे चर्चा करने को तैयार हूं। एटा में सरकार बनते ही एक दलित लड़की की आंखें फोड़कर हत्या कर दी गई, उसमें जिस तरीके से कार्रवाई हुई, आज मैनपुरी में जिस तरीके से कार्रवाई हुई, और ये मैनपुरी कोई जिला ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री के मुलायम सिंह जी का गृह जनपद है, करैल से थोड़ी दूर है मैनपुरी, अगर आप गए हो तो। लगातार ये हालात है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से निकल जाइएगा और चुनाव और चौपन तक जिस तरीके से एक वर्ग के अधिकारी थानों में, भाटी जी माफ करना, एफआईआर नहीं लिखी जाती है, थाने में बलात्कार होते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यायालय और मीडिया ना हो तो उत्तर प्रदेश में दलितों को क्या, आम आदमी को न्याय मिलना मुश्किल है। भाटी जी, शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि 22 करोड़ की जनता, ये आरोप बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। शायद आपके पास आंकड़े नहीं है, रोटेशन के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से। नोएडा जैसे प्राधिकरण में हमारे दलित भाई हैं, नहीं मानेंगे। नोएडा जैसे प्राधिकरण में हमारे दलित भाई हैं, बहुत अच्छे स्थिति में हैं। कसोट बची हुई है जिस तरीके से हरीश जी आ रहे, एक एक खत्म होने दीजिए के अधिकारियों को। राजीव जी, रापड़िया जी के हाँ बोलिए, बोलिए आप हरीश जी बोलिए। हालात क्या है हरीश जी बोलिए। सवाल इस बात का है, ठीक है, हम जवाब देते क्या है, हो गया जिस तरीके अशोक जी हो गया, प्लीज अब हरीश जी को बोलने दीजिए, फिर जवाब लेंगे, समय भी तो नहीं रहता। लोगों को लूटा अब हरीश जी की बारी, हरीश जी को बोलने दीजिए। राजीव जी रापड़िया जी अभी कह रहे थे कि मार्केट खोजनी होगी और दलित के हाथ का कोई पानी नहीं पीना चाहता तो उनके बनाए सामान कौन लेगा। अरे ये रापड़िया जी, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? ये गए दिनों की बात हो गई। हम तो देख रहे हैं कि दलितों के यहाँ भी लोग, सवर्ण के लोग मजदूरी करते हैं। ये कहीं गरीबी है तो कहीं दलित बहुत अच्छी स्थिति में भी है। और दूसरी चीज, अब अगर उनको सरकार अवसर दे रही है उद्योग लगाने का, रोजगार देने वाले बनने का, तो उनको उत्साहित कीजिए, ये कह के हतोत्साहित मत कीजिए। आज वैश्विक बाजार है, घर बैठे इंटरनेट पे लोग अपने बनाए हुए सामान को बेच सकते हैं, उनमें कहीं लिखा नहीं होता किसके हाथ का बनाया हुआ है। तो इस तरह की बातें करके इसके माने कहीं न कहीं आप बहुत गहरे पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। और जो अभियान सरकार का है कि दलित समृद्ध बने, दलित समाज के ऊपरी तबके बराबर आके खड़े हों, उस अभियान को आपको चाहिए कि आप उत्साहित करें लोगों को उद्योग लगाएं, रोजगार करें। ठीक है, बल्कि आप उनको हतोत्साहित कर रहे हैं। बस आ रहे वाल्मीकि जी, श्रीवास्तव जी, रापड़िया साहब का पूर्वाग्रह क्या है, कैसा है, कितना है, वो भी हम जानते हैं, लेकिन एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए श्रीवास्तव जी, एक बात जिसके लिए आज की डिबेट है, लोगों को भ्रमित मत किया कीजिए। अच्छा ठीक है, ये आपसे प्रार्थना है। हाँ ठीक है, हम राजेश जी से जवाब ले लेंगे आपकी बात का, लेकिन एक बात बता दीजिए, वाकई प्रधानमंत्री दबाव में तो आ गए हैं ना यूपी चुनाव को लेकर? स्वीकार कर लीजिए, कई बार स्वीकार करना भी अच्छा होता है। नहीं राजीव जी, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इस तरह की बातों को, जो एक भावुकता की बात उन्होंने कही, उसको राजनीतिक नजरिए से देखा जाए। क्या किसी भावुकता को लाने के लिए इतनी रणनीति बनानी पड़ती है सर? जो लोग देखते हो देखते, इतनी रणनीति बनानी पड़ती है क्या सर? श्रीवास्तव जी, सवाल तो यही है। ये तो जिस दिन ऊना का मामला सामने आया उसके 1-2 दिन के भीतर बयान आ जाना चाहिए था प्रधानमंत्री का। जो लोग, मैंने राजीव जी कोई हर दिन बयान दे प्रधानमंत्री, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। प्रधानमंत्री ने एक बात बहुत गंभीरता से कही है, उसको समाज में बैठे, वो कोई किसी सरकार को नहीं कहा, समाज के सब वर्गों को, सभी लोगों से उन्होंने एक हृदय से अपील की है। हम सबको उसको अंगीकार करना चाहिए और समाज में ऐसा परिवर्तन लाना चाहिए। ठीक है, वाल्मीकि जी अपनी बात पूरी करें, रपड़िया साहब की बात जाएंगे। चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, किसी जात का, किसी वर्ग का, किसी समुदाय का व्यक्ति हो, उसके साथ अन्याय अत्याचार न हो। ठीक, एक सवाल वाल्मीकि जी का ले लीजिए श्रीवास्तव जी। उनको संपर्क मिलना चाहिए और ये समाज के हर व्यक्ति का धर्म है। उसके बाद आप बोलते रहिएगा। मुझे एक बार बता दीजिए, एक सनसनीखेज में बात बता रहा हूं आपको, पिछले कुछ साल में हमारी माताओं बहनों का बलात्कार हो रहा है, और आप देख रहे हैं जब बलात्कार होता है या तो उनको मार दिया जाता है या उनकी आंख फोड़ दी जाती है। उससे पहले के समय में
ऐसा नहीं होता था। आखिर अब ऐसा क्यों हो रहा है कि कानून इतना जबरदस्त बना है कि अब बलात्कार तो आप कीजिएगा हमारी माताओं बहनों के साथ, लेकिन जिंदा नहीं छोड़ते, आप उन्हें मार देते हैं। आखिर क्यों? मैं इस बात का जवाब रोपड़िया जी से लूंगा, क्योंकि ये वरिष्ठ हैं और इसके बारे में यही बताएंगे और आप भी शायद बताएंगे कि आखिर ऐसा ही क्यों हो रहा है। ठीक है रोपड़िया साहब, जो टिप्पणी की और एक पूर्वाग्रह का आरोप लगाया और उन्होंने स्थिति दिखाई नहीं देती। ये है कि बीजेपी को कुछ नहीं मालूम व्यापार में क्या हो रहा है। जिस ई कॉमर्स की वो बात कर रहे हैं उन्हीं का वोटर विरोध कर रहा है, उन्हीं के व्यापारी विरोध कर रहे हैं। ये किस दुनिया में रहते हैं? ई कॉमर्स के कारण जो छोटे छोटे नगरों में छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका बिजनेस जा रहा है। कौन विरोध कर रहा है? स्वदेशी जागरण मंच क्या कह रहा है ये पता नहीं। बात सुन लीजिए आप, रोपड़िया जी पहले आप बात सुन लीजिए, रोपड़िया जी की बात सुन लीजिए सर, प्लीज पहले आप बात सुन लीजिए। आपको आप ऐसा समझते हैं कि सबसे विद्वान आप हैं? नहीं, मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं, मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है, मुझे ऐसी कोई गलतफहमी से बाहर निकलिए। आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, आपने ई कॉमर्स का हवाला दिया, मैं उसी का बात कर रहा हूँ। ज्यादातर व्यापारी, आप तो दलित व्यापारी पैदा करने की बात कर रहे हैं। आप जो ज्यादातर व्यापारी हैं, चाहे मेरठ के हों, चाहे आगरा के हों, चाहे सहारनपुर के हों, चाहे वो लखनऊ के हों, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? वो सब सवर्ण है। उन पर ई कॉमर्स के चलते जो ऑलरेडी व्यापारी हैं उनका व्यापार चल नहीं रहा है। आप दलित भाइयों से कह रहे हैं कि ई मार्केट पे जाएं, सरकार ट्रांसपेरेंट व्यवस्था आप ई मार्केट उस पे जाएं। सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है। अरे आप भ्रष्टाचार को खत्म करिए, किसने रोका है? भ्रष्टाचार से कमाई कर रहे हैं वो उसका विरोध करते हैं। भाई किसने रोका है? कौन कह रहा है कि भ्रष्टाचार मत रोको? आप ये जो भ्रष्टाचारियों का तंत्र है, जो निहित स्वार्थी लोगों का षड्यंत्र है, वो रोकता है। वो हर कदम पे चाहे जितना अच्छा कदम उठाया जाए प्रधानमंत्री की आलोचना करता है। आप एक बात का जवाब दे दीजिए बस। ये जो षड्यंत्र है, आप रिटेल में एफडीआई आप रिटेल में एफडीआई का समर्थन करते हैं क्या? बस बात खत्म हो जाएगी। आप कितने चिंतित किसके लिए हैं? आप रिटेल में एफडीआई का समर्थन करते हैं जो ई कॉमर्स के थ्रू आ रहा है? पहले आप ये बता दीजिए, आप कहाँ खड़े हुए हैं ये तो पता लगे। आप मुझे बताइए रोपड़िया जी, ये वैश्विक नहीं ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया था। ग्लोबलाइज्ड आपने नहीं किया था, आपको बड़ी गलतफहमी है। केवल मनमोहन सिंह ने लागू किया था और मोदी जी केवल उन्हीं नीतियों को लागू कर रहे हैं। जब सभी दल के लोगों ने एक्सेप्ट किया था तो आज उसके प्राविधानों, आप क्या प्राविधानों से बाहर निकल जाएंगे? ठीक है, ठीक है श्रीवास्तव जी, हो गया सर, हो गया। हम तो आज प्रधानमंत्री की दलित चिंता पर जो देर से आई है उस पर चर्चा करने बैठे थे और सभी दलों के लोगों ने उसको स्वीकार किया था। अच्छा ठीक है श्रीवास्तव जी, ठीक है, प्लीज एक मिनट होल्ड करिए, हम जरा अशोक जी से टिप्पणी ले लें। अशोक जी, ये स्थिति हम आने वाले दिनों में और देखेंगे या इस चिंता से कोई रास्ता निकलेगा? कुछ उम्मीद है? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी राजीव कहा है कि चिंता करना और काम करना अलग अलग दो फर्क है। निश्चित तौर पर मोदी जी अगर गुजरात में चिंता करते हो तो कार्रवाई होती। 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है। चूंकि 2017 का चुनाव डरा रहा है उत्तर प्रदेश की, और निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, बदलाव चाहती है और जवाब देना भी चाहती है। बिहार की जनता ने भी जवाब दिया, उत्तर प्रदेश की जनता भी देगी। ठीक है रपड़ी साहब, एक सवाल, ठीक है, प्रधानमंत्री ने देर से चिंता जाहिर की, लेकिन हम ये उम्मीद तो कम से कम कर सकते हैं कि इसका कोई असर देखने को मिलेगा। फर्जी गौरक्षकों को लेकर उन्होंने जो कहा, बाकायदा 70-80% का आंकड़ा भी उन्होंने बताया। इसके अलावा दलितों को लेकर उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी कि मुझे गोली मार दो। असर होगा या नहीं होगा? क्योंकि सारा दारोमदार तो असर पर टिका है। देखिए, असर पड़ना चाहिए। बहुत से राज्यों में जहाँ अत्याचार बढ़े हैं उनकी सरकारें हैं, असली बात यह है वो किस पर निशाना साध रही थी। क्योंकि जहाँ अत्याचार बढ़े हैं वहाँ का जो भी रिपोर्ट सामने है, जो भी रिकॉर्ड सामने है, वो बीजेपी स्टेट में ज़्यादा बढ़े हैं। वहाँ कन्विक्शन दर कम है, तो असर पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो कहा है, उन्होंने बहुत अपील की है, उसका दायरा बढ़ना चाहिए। मुद्दा ये है कि कार्रवाई कब होगी। यदि कार्रवाई बढ़ेगी तो असर दिखेगा। यदि वो बोल के चले जाते हैं, कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, तो उसका असर जमीन पे नहीं आएगा। और दलित उत्पीड़न के परसेंटेज क्यों बढ़ रही है, एक सवाल वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छा उठाया, जो वास्तव में बहुत सबके लिए सोचने का वैसे है
कि जो अभी बलात्कार बढ़े हैं, जिस क्रूर तरीके से दलित महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, ऐसा आकार प्रकार ज्ञात हिस्ट्री में तो हमको याद नहीं है पिछले 50-60 साल में ऐसी ज्यादा बड़ी घटनाएं होती हों। ऐसी बात नहीं, ऐसी घटनाएं पहले भी नहीं हुई, निंदनीय, लेकिन उनकी आवृत्ति बहुत बड़ी है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। अब चूंकि कानून व्यवस्था स्टेट का सब्जेक्ट है, अब हर आवाज में मोदी जी को भी दोष देना सही नहीं है जी, क्योंकि मोदी जी हर स्टेट की व्यवस्था नहीं संभालते हैं। ठीक है सर। इसलिए हर स्टेट का कर्तव्य है, जो जिस प्रकार के क्राइम बढ़ रहे हैं दलितों के प्रति, वो वास्तव में चिंतनीय है। उसके बारे में सभी दलों को सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। अशोक सिंह जी बहुत धन्यवाद आपका, हरिशंकर श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वाल्मीकि जी भाटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश रपड़िया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर आज स्थिति यह है कि उम्मीद इस बात की जानी चाहिए कि देर से भले ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री की टिप्पणी का, उनके बयान का एक व्यापक असर हो। चुनावी नफा नुकसान चाहे जो हो, लेकिन दलित उत्पीड़न बंद हो, कम हो, तब बात बनेगी। प्राइम एजेंडा में आज बस इतना ही, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य, बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने छोड़ी, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें शामिल करवाया। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार उन्होंने मीडिया से बात की है। प्राइम न्यूज पर एडिटर इन चीफ मोहसिन खान साहब के साथ इस ब्रेक के बाद यह बातचीत देखना मत भूलिएगा।